हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू योर ओन चैनल केशव झा किंग्स लैब। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि हम लोगों ने क्रैश कोर्स स्टार्ट किया था। ठीक है। और क्रैश कोर्स जब हमने स्टार्ट किया था तो उसमें हमने कहा था कि टर्म 2 का जितने भी चैप्टर है बिजनेस स्टडीज के वो हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। तो बिजनेस स्टडीज को आपके दो पार्ट में बांटा गया था, एक मैनेजमेंट के अंदर बांटा गया था और मैनेजमेंट के साथ साथ एक सेकंड पार्ट था जिसके अंदर आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर बांटा गया है ना। फाइनेंशियल मैनेजमेंट यानी फाइनेंशियल मार्केट वगैरह के बारे में बांटा गया। तो मैनेजमेंट के अंदर इस टर्म में आपके पास तीन चैप्टर आने वाले थे, दैट इज स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। मैंने ये तीनों ही चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट करवा दिए हैं। इसकी प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप ये तीनों ही चैप्टर वहां से देख सकते हैं। ठीक है। और अब मैं स्टार्ट करवाऊंगा फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जिसके अंदर हमारा पहला चैप्टर होगा फाइनेंशियल मैनेजमेंट, देन सेकंड होगा फाइनेंशियल मार्केट और देन थर्ड होगा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। मेरा ट्राई रहेगा कि ये 10 से 12 दिन के अंदर मैं ये सारे चैप्टर निपटा देता हूँ, 10 से 12 दिन के अंदर, क्योंकि फिर उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन आंसर सीरीज, जिसके अंदर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, चाहे वो केस स्टडी हो या फिर कहते हैं आपके डायरेक्ट क्वेश्चन हो, स्मॉल क्वेश्चन हो, लॉन्ग क्वेश्चन हो, लिखने कैसे है, हम उसको डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना आज का चैप्टर फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो हमारा पहला चैप्टर है, सबसे पहली बात तो मैं बता दूं ये काफी बड़ा बड़ा चैप्टर है। ठीक है। आप इसका अंदाजा इसी बात से लगा सकते हो कि इसके जो शॉर्ट नोट्स है वही 2 पन्ने में डिस्कस कर रखे, क्योंकि ये काफी ज्यादा डाइवर्सिफाई चैप्टर है। ठीक है। देखो ये वीडियो तो वैसे इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों के ही बच्चों के लिए है, क्योंकि मैंने आप लोगों को बता रखा है। लेकिन अगर हिंदी मीडियम वाले बच्चे चाहते हैं कि नहीं हमें प्रॉपर हिंदी में चाहिए, तो उसकी भी प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से आराम से देख सकते हो। प्रॉपर हिंदी में भी मैंने बना रखा है वीडियो। ठीक है। तो आप वहां से देख सकते हैं। आपको क्या पढ़ना है, सबसे पहले ये बताना है कि भैया ऑब्जेक्टिव क्या होता है, जो कि होता है मैक्सिमाइज शेयर होल्डर की वेल्थ करना। देन फाइनेंशियल मैनेजमेंट का काम क्या होता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट किस चीज से रिलेटेड है, चाहे वो प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स हो, चाहे वो इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स हो, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्निंग हो। ये सारी चीजें आप पढ़ोगे, क्योंकि आपको बताया जाएगा कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर आपको डिसीजन लेने होते हैं, और ये डिसीजन आपके तीन तरह के होते हैं, फाइनेंसिंग डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन और डिविडेंड डिसीजन। अब जब आप फाइनेंशियल डिसीजन की बात करते हो तो आप डेप्ट और इक्विटी की बात करते हो, लेकिन साथ ही साथ जब आप इन्वेस्टमेंट डिसीजन की बात करते हो तो आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट की बात करते हो। लॉन्ग टर्म के अंदर आप लोगों को कैपिटल बजटिंग की बात करनी होती है और शॉर्ट टर्म के अंदर आपको वर्किंग कैपिटल डिसीजन की बात करनी होती है। वहीं पर अगर मैं बात करता हूँ डिविडेंड डिसीजन की, तो डिविडेंड डिसीजन में ये बात होती है कि भाई कितना प्रॉफिट अपने पास रखना है और कितना प्रॉफिट दूसरों को डिस्ट्रीब्यूट करना है। जो प्रॉफिट आप दूसरों को डिस्ट्रीब्यूट करते हो उसे हम डिविडेंड कहते हैं, और जो आप अपने पास रखते हो उसे रिटेन्ड अर्निंग कहते हैं। फिर आप डेप्ट के अंदर जब आप पढ़ोगे, जब ऑलरेडी आप फाइनेंसिंग डिसीजन का पढ़ रहे हो, तो आपके अंदर आपको पता चलेगा कि आप क्या पढ़ोगे। डिवेंचर्स के बारे में पढ़ोगे, लॉन्ग टर्म लोन्स के बारे में पढ़ोगे, कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ोगे, जिसके अंदर डेप्ट इक्विटी प्रोपोर्शन के बारे में पढ़ोगे। इसके अंदर इक्विटी के अंदर आप इक्विटी शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर, रिटेन्ड अर्निंग, फाइनेंशियल लीवरेज, प्रोपोर्शन ऑफ डेप्ट इन टोटल कैपिटल, ये सारी चीजें आप इस चैप्टर के अंदर पढ़ोगे। काफी लेंथी चैप्टर है और काफी ज्यादा वर्सटाइल चैप्टर है ये। देन उसके बाद कौन कौन से फैक्टर है जो आपके इन तीनों डिसीजंस को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। कैश फ्लो क्या होता है प्रोजेक्ट का, रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है, इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया क्या इन्वॉल्व होता है, इन्वेस्टमेंट आप कहाँ कहाँ करते हो। ठीक है। इन्वेस्टमेंट डिसीजन के लिए ये सारे फैक्टर्स हो गए, फाइनेंसिंग के लिए ये सारे हो गए और डिविडेंड के लिए ये सारे हो गए। तो इनको हम एक एक करके करेंगे। बाकी अगर जिन बच्चों को शॉर्ट नोट्स के तौर पर ये पढ़ना है तो पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से पढ़ सकते हो। बाकी हम लोग स्टार्ट करते हैं एक एक करके आराम से, इन डिटेल, ज्यादा भी डिटेल नहीं बट इन डिटेल चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं कि भाई ये होता क्या है। क्लियर। तो सबसे पहली चीज आएगी इंट्रोडक्शन। भाई पता तो चले कि होता क्या है ये। देखो कोई भी कंपनी है, कोई भी कंपनी आप स्टार्ट करना चाहते हो, उसे चलाना चाहते हो, उसे बढ़ाना चाहते हो, ठीक है, या फिर उसको नया करना चाहते हो, मॉडर्न बनाना चाहते हो, किसी हर चीज के लिए उसको क्या चाहिए, पैसा, मनी चाहिए। और ये जो मनी होती है ना, ये मनी ही क्या कहलाती है, फाइनेंस। और इस फाइनेंस को कैसे अरेंज करना है, यही कहलाता है हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ठीक है। क्लियर।
जरा हम पढ़ लेते हैं इसकी डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं। यही डेफिनेशन है जो मैंने आपको बताया कि किसी को भी बिजनेस को चलाने के लिए, स्टार्ट करने के लिए, चलाने के लिए, बढ़ाने के लिए, मॉडर्नाइज करने के लिए आपको मनी चाहिए। वही मनी आपकी फाइनेंस कहलाती है, और इसी फाइनेंस को अरेंज करना क्या कहलाता है? आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट। मनी इज रिक्वायर्ड फॉर कैरिंग आउट बिजनेस एक्टिविटीज इज कॉल्ड बिजनेस फाइनेंस। जो मनी जरूरत होती है ना, जिस मनी की, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? फाइनेंस, बिजनेस फाइनेंस कहते हैं। फाइनेंस किस लिए जरूरी होता है? ताकि आप कंपनी को स्टैब्लिश कर सको, यानी स्टार्ट कर सको, रन कर सको, मॉडर्नाइज कर सको, एक्सपेंड कर सको, और डाइवर्सिफाई भी कर सकते हो, यानी एक ही कंपनी जो अलग अलग काम करना चाहती है। तो इन सब के लिए क्या चाहिए होता है? पैसा चाहिए होता है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो फिर फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब क्या है? तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब ही यही है कि ये जो पैसे की हम बात कर रहे हैं, इस पैसे कितना पैसा हमें चाहिए, उसकी प्लानिंग करना। वो पैसा कहाँ कहाँ से आ सकता है, तो उसको रेज करना। ये पैसा खर्च कहाँ कहाँ किया जाए, उस चीज को कंट्रोल करना। क्या बोला मैंने? हाउ मच मनी यू नीड, तो इसको प्लान करना। ठीक है, हाउ कैन यू गेट द मनी, इसको रेज करना। वेयर टू स्पेंड, कहां पर खर्चा करते हो, इसको कंट्रोल करना। ठीक है, ये सारी चीजें, और साथ ही साथ हाउ टू स्पेंड, इसको एडमिनिस्ट्रेटर करना, एडमिनिस्ट्रेट करना, इसके ऊपर देख रेख करना। ये सारी चीजें किसके अंदर आ जाती है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर। ठीक है, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज द एक्टिविटी कंसर्न्ड विद द प्लानिंग, रेजिंग, कंट्रोलिंग एंड एडमिनिस्ट्रिंग ऑफ फंड्स यूज्ड इन द बिजनेस। यानी बिजनेस में जो भी पैसा आ रहा है, वो कितना पैसा है, उसकी प्लानिंग करना, रेज करना, उसे कंट्रोल करना, और उसे एडमिनिस्ट्रेट करना, यही फाइनेंशियल मैनेजमेंट कहलाती है। ये एक एक्टिविटी है, कॉन्सेप्ट नहीं, एक्टिविटी है ये। इट इज कंसर्न्ड विद ऑप्टिमल प्रोक्योरमेंट एज वेल एज यूसेज ऑफ फाइनेंस, यानी कि जितना पैसा चाहिए आप उतना अरेंज कर पाओ, प्रोक्योरमेंट। ठीक है, और उसका अच्छे से यूसेज भी कर पाओ। इट एम्स टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ फंड, जब आपके पास कॉस्ट ऑफ फंड इसलिए आपका रिड्यूस हो जाता है क्योंकि आपके पास अवेलेबल है पैसा। अगर पैसा अवेलेबल नहीं होगा तो कॉस्ट ऑफ फंड बढ़ जाएगी। इट ऑल्सो एम एट इंश्योरिंग अवेलेबिलिटी ऑफ इनफ फंड्स वेन एवर रिक्वायर्ड एज वेल एज अवॉइडिंग आइडल फाइनेंस। यानी जब भी, वेन एवर, कंपनी को जब भी पैसों की जरूरत है, और जितनी भी जरूरत है, उस पैसे को वहां पर अरेंज करके रखना। ठीक है, और ये तो है ही है, साथ साथ आपका पैसा रुका हुआ भी नहीं होना चाहिए, आइडल पैसा भी नहीं होना चाहिए, रुका हुआ पैसा भी नहीं होना चाहिए। तो कंपनी को जब जरूरत है, जितनी चीजों की जरूरत है, उतना पैसा अरेंज करना, ये भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर आता है। तो एक अच्छी खासी डेफिनेशन है ये, जिसके अंदर पहला हो गया कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट कौन सी एक्टिविटी है जो प्लान, रेज, कंट्रोल और एडमिनिस्टर करती है बिजनेस को। दूसरा, ये ऑप्टिमल प्रोक्योरमेंट एज वेल एज यूसेज ऑफ फाइनेंस पे ध्यान रखती है, और इसकी वजह से कॉस्ट ऑफ फंड रिड्यूस होती है। और ये इंश्योर करती है कि इनफ फंड अवेलेबल हो जब भी कंपनी को रिक्वायर हो, लेकिन अवॉइड करती है ये आइडल फाइनेंस को। बस 4 पॉइंट आपको ये याद रखना है। अगर मैं बात करता हूँ ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, अगर मैं ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात करता हूँ, तो सबसे पहला होता है हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव। देखो, एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट की सबसे बड़ी जो पहली ऑब्जेक्टिव होती है वो यही होती है कि आप वेल्थ मैक्सिमाइजेशन करो। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का मतलब क्या हो गया? अब यहाँ पर फाइनेंशियल मैनेजमेंट हम थोड़ी सी लैंग्वेज की बात करेंगे, शेयर्स की। शेयर्स के बारे में डिस्कस हम आगे करेंगे, पर शेयर होता क्या है? हिस्सेदारी होती है आपकी, हिस्सेदारी होती है किसी भी कंपनी में। अगर आपके पास किसी कंपनी का शेयर है, यानी आपकी उतने कंपनी में उतने शेयर्स की क्या है? हिस्सेदारी है। ये तो आप लोग ऑलरेडी कंपनी अकाउंट में पढ़ चुके हो, आप लोग 12th क्लास के बच्चे, तो आपने कंपनी अकाउंट पढ़ी हुई है, कंपनी अकाउंट शेयर्स के बारे में काफी अच्छे से पढ़ा हुआ है। टर्म 1 के अंदर ही आ गया था, इक्विटी शेयर वगैरह। तो क्या होता है कि जितने शेयर आपके पास है, आपके पास कंपनी की उतनी हिस्सेदारी है। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का मतलब है इसी शेयर का मार्केट प्राइस बढ़ाना, यानी कि शेयर के मार्केट प्राइस को इंक्रीज करना। कैसे? एक एग्जांपल यहीं पे दे रखा है, उसी को पढ़ लेते हैं। तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ही क्या है? वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज टू मैक्सिमाइज शेयर होल्डर्स वेल्थ, यानी शेयर होल्डर के वेल्थ को मैक्सिमाइज करना, ये प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है। जैसे कि इन्होंने बोला मिस्टर एक्स है जिन्होंने 100 शेयर लिए हुए हैं किसी कंपनी का, और एक शेयर का कॉस्ट है 100 रुपए। अब आप लोगों ने कंपनी अकाउंट पढ़ी हुई है, तो आप लोगों को पता होगा कि हम 100 को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और टोटल जो आ गई वो कैपिटल कितनी आ गई? 10,000। यानी जो इंसान है उसके, मिस्टर एक्स के कितने रुपए लगे हुए हैं इस कंपनी में? 10,000 रुपए लगे हुए। आफ्टर सम टाइम द मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर इंक्रीजेस टू 130, यानी कि उसने 100 शेयर खरीदे थे 100 रुपीज के, लेकिन अब वो 100 शेयर बेच सकता है 130 रुपीज के, या नहीं भी बेच रहा है तो उसके शेयर का प्राइस हो गया 130।
तो दैट मीन्स 13,000 उसकी वेल्थ हो गई। अभी जब उसने खरीदे थे तो उसकी वेल्थ कितनी थी? 10,000। अब उसकी वेल्थ कितनी है? 13,000। तो इसमें जो ये 3,000 का फर्क आया है, यही कॉल लेकर के आता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट लेके आती है। बट अगर उसके पास यही 100 शेयर का कॉस्ट 90 रुपए पहुंच जाए तो ये 9,000 का हो जाएगा। तो दैट मीन्स 10,000 की उसकी वेल्थ थी और 9,000 अब उसकी वेल्थ बची हुई है उसके पास, तो 1,000 का उसके पास क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो यही चीज उन्होंने याद रखी है। देयरफॉर हिज वेल्थ विल बी 13,000, हिज वेल्थ इंक्रीज बाय 3,000, जो मैंने यहां पर आपको बताया। If the market price of the shareholder decreases to 90, he loses his wealth by 1,000 rupees. क्लियर? तो बेसिकली हम क्या बोलना चाहते हैं कि किसी भी कंपनी के शेयर का जो मार्केट प्राइस है वो किससे लिंक होता है? वो 3 बेसिक फाइनेंशियल डिसीजन से रिलेटेड होता है। ठीक है, एंड शेयर होल्डर के वेल्थ मैक्सिमाइजेशन से रिलेटेड होता है। तो मार्केट प्राइस किसी भी शेयर का जो होगा वो किससे होगा? 3 बेसिक फाइनेंशियल डिसीजन से। वो जो हमने कौन से पढ़ेंगे, हम आगे पढ़ेंगे। इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन और डिविडेंड डिसीजन। वही 3 फाइनेंशियल डिसीजन है जो कि हम लोग आगे बात करेंगे। और किसी भी शेयर होल्डर की वेल्थ जो होगी वो कितनी होगी? तो नंबर ऑफ शेयर्स, जैसे यहाँ पे 100 थे और जो भी उसका मार्केट प्राइस चल रहा हो, 100 हो, 130 हो या 90 हो, जो भी हो। ठीक है, तो प्राइमरी ऑब्जेक्ट तो हो गया हमारा वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। लेकिन ऐसा नहीं है सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट होता है, इसके और भी दूसरे ऑब्जेक्ट होते हैं। तो अदर ऑब्जेक्टिव से जो पहला ऑब्जेक्टिव, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है वो है टू प्रोक्योर सफिशिएंट फंड फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। यानी ऑर्गेनाइजेशन को जितना फंड चाहिए उतना अरेंज करके रखना, ताकि ऑर्गेनाइजेशन आराम से अपना काम कर सके। तो एडिक्वेट एंड रेगुलर सप्लाई ऑफ फंड इज टू बी मेंटेन्ड फॉर स्मूथ ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस। यानी बिजनेस चलाने के लिए जितना पैसा चाहिए और रेगुलरली चाहिए, तो उस सप्लाई ऑफ फंड को ये मेंटेन करके रखती है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर दूसरा काम ये हो गया। तीसरा ये हो गया कि ऐसा नहीं है कि आपके पास सिर्फ पैसा रखा हुआ है, नहीं नहीं नहीं, आपको उसका इफेक्टिव यूटिलाइजेशन भी करना है। ऐसा नहीं है कि आपके पास बस 1 लाख रुपए रखा हुआ है कि यार कंपनी को कभी भी 10,000 की जरूरत पड़ जाती है, कभी भी 5,000 की जरूरत पड़ जाती है, कभी भी 15,000 की जरूरत पड़ जाती है, तो 1 साल के अंदर लगभग लगभग 85,000 की जरूरत उसे पड़ती है, तो मैं 1 लाख रुपए उठा करके रख लूँ साइड में और ये पड़े रहेंगे। नहीं 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 नहीं, इसको कहाँ यूज करना है, कितने इफेक्टिव तरीके से यूज करना है, ये भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट का काम है। और थर्ड, कि जो भी पैसा आप लगा रहे हो उसमें रिस्क जो है वो मिनिमम हो, रिस्क मिनिमम हो, डूबने का खतरा ना हो, ये भी है। तो इट टू इंश्योर सेफ्टी ऑफ फंड, द चांसेस ऑफ रिस्क इन इन्वेस्टमेंट शुड बी मिनिमम पॉसिबल, यानी रिस्क मिनिमम होना चाहिए। तो ये हो गया हमारा तीसरा काम। तो पहला था वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, दूसरा था प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स, थर्ड था कहते हैं इफिशिएंट यूटिलाइजेशन, और चौथा है हमारा सेफ्टी ऑफ फंड्स, जिसमें से ये है हमारे अदर ऑब्जेक्टिव और ये हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव। ठीक है, अब हमने 3 डिसीजन की बात की थी वहां पर। फाइनेंशियल डिसीजन में 3 डिसीजन थे, फाइनेंसिंग डिसीजन, इन्वेस्टिंग डिसीजन और डिविडेंड डिसीजन। मैंने ऊपर ही आपको बताया था कि फाइनेंशियल डिसीजन के अंदर हम लोग फाइनेंशियल प्लानिंग और कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। पहले इस पार्ट को कंप्लीट करेंगे हम, जब ये पार्ट कंप्लीट हो जाएगा फिर हम इस पार्ट पे आएंगे और उसके बाद हम लोग इस पार्ट पे जाएंगे, इकट्ठा जाएंगे नहीं कहीं पर भी। ठीक है, हल्का सा ब्रीफ है वो कर लेते हैं कि फाइनेंसिंग डिसीजन के अंदर फाइनेंशियल प्लानिंग और कैपिटल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, इन्वेस्टमेंट डिसीजन के अंदर फिक्स्ड असेट्स यानी कैपिटल बजटिंग और वर्किंग कैपिटल के बारे में पढ़ेंगे, और डिविडेंड के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड और रिटेन अर्निंग के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन एक एक करके पढ़ेंगे, पहले फर्स्ट इसको खत्म करेंगे, सेकंड में इसको खत्म करेंगे, थर्ड में इसको खत्म करेंगे। ठीक है, तो चलिए, ज्यादा लंबी वीडियो नहीं करूंगा लेकिन थोड़ा सा पढ़ा देता हूँ इसके बारे में, क्योंकि हल्का फुल्का ही है, ज्यादा डीप नहीं जाना इसके अंदर। हमने क्या बात की फाइनेंशियल डिसीजन में, तो फाइनेंशियल डिसीजन में कितने तरीके के डिसीजन की बात की हमने? पहला फाइनेंशियल प्लानिंग और दूसरा कैपिटल स्ट्रक्चर। तो ये रहा पहला फाइनेंशियल प्लानिंग और दूसरा कैपिटल स्ट्रक्चर। अब ये डिफरेंस बिटवीन दे रखा है, हल्का सा बस आपको समझना है। जब हम फाइनेंशियल प्लानिंग की बात करते हैं तो इसमें हम ये पता लगाते हैं भैया कंपनी को कितना पैसा चाहिए, हाउ मच। ठीक है, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट। ठीक है, उसके बाद ये पैसा आएगा कहाँ से, तो उसके डिफरेंट सोर्स पता लगाते हैं। पहला एस्टिमेट करते हैं कि कितना पैसा चाहिए और दूसरा इतना पैसा आएगा कहाँ से। जब वो फैसला हो जाए, हमें पता लगे कि अच्छा चलो पैसे दो ही जगह से आ सकते हैं, या तो इक्विटी से आएंगे या तो डेप्ट से आएंगे। चलो ठीक है, डेट से आएंगे,
अगर इक्विटी से आएंगे तो इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी होनी चाहिए, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितनी होनी चाहिए, और रिटेन्ड अर्निंग कितनी होनी चाहिए। लेकिन अगर डेट से आएंगे तो डिवेंचर कितना होना चाहिए और लोन कितना होना चाहिए। ये हमारा किसके अंदर आ गया, फर्स्ट स्टेज के अंदर, जो कि है हमारा फाइनेंशियल प्लानिंग। सेकेंड स्टेज जो है वो उसके अंदर यही है कि एक मेरी पूरी की पूरी कंपनी है, उस कंपनी के अंदर कितने परसेंटेज मेरी इक्विटी हो और कितने परसेंटेज मेरी डेट हो। ऐसा भी हो सकता है कि कंपनी में इक्विटी आधी हो डेट आधी हो, ऐसा भी हो सकता है कि डेट कम हो इक्विटी ज्यादा हो, कोई भी एक हो सकता है। तो किस तरीके से ये स्ट्रक्चर रखा जाए यही आपका कैपिटल स्ट्रक्चर को बताता है। ठीक है, अब इसके अंदर आपको जो है कि आपके पास कितना पैसा होना चाहिए इसको अलग अलग स्टेजेस में बताया गया है। आज की वीडियो में मैं फर्स्ट स्टेज की बात करूंगा, क्योंकि फिर ज्यादा वीडियो लंबी नहीं खींचूंगा मैं। फर्स्ट स्टेज को हम लोग आज डिस्कस करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट को हम लोग अगले में डिस्कस करेंगे। ठीक है, फर्स्ट स्टेज क्या थी, फाइनेंशियल प्लानिंग की, जो कि हमने ऊपर ही पढ़ लिया कि फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब ही क्या है कि भैया एस्टिमेट करो। सबसे पहला काम है एस्टिमेट करना कि कितना पैसा चाहिए। फिर उसके बाद डिफरेंट सोर्स को पता लगाना कि कहाँ कहाँ से पैसा आ जाता है, फिर एक सोर्स को सेलेक्ट करना। ठीक है, ये सारी चीजें आ जाती है। तो द प्रोसेस ऑफ एस्टिमेटिंग ऑफ फंड्स रिक्वायरमेंट ऑफ अ बिजनेस एंड स्पेसिफाइंग द सोर्सेज ऑफ फंड इज कॉल्ड फाइनेंशियल प्लानिंग। यानी एस्टिमेट करो और डिफरेंट सोर्सेज का पता लगाओ, यही क्या कहलाता है हमारा फाइनेंशियल प्लानिंग। To ensure that enough funds are available at the right time so that the firm could honor its commitments and carry out its business। यानी कि फाइनेंशियल प्लानिंग का एक और काम क्या होता है कि ये इनफ फंड जो है वो अवेलेबल हो राइट टाइम पे, ताकि फर्म जो है वो अपने जितने भी वादे उसने किए हुए हैं वो उसको पूरा कर सके। तो इसके अंदर क्या क्या आता है, इसके अंदर ये आता है कि आप सबसे पहले डिफरेंट अल्टरनेटिव जो है आपके सोर्स ऑफ फाइनेंस को आप उनको एक्सप्लोर करो। आप पता लगाओ कि पैसा कहाँ कहाँ से आ सकता है। फिर उसका जब आपका ये पता चलेगा कि कहाँ कहाँ से आ सकता है, तब सिलेक्शन करो सबसे बेस्ट अल्टरनेटिव का। फिर उसको इम्प्लीमेंट करो फाइनेंशियल प्लान और पॉलिसीज में। ठीक है, जो भी आपके फाइनेंशियल प्लान है और पॉलिसीज है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले आपने एस्टिमेट किया। ठीक है, एस्टिमेट करने के बाद आपने क्या किया, डिफरेंट ऑप्शंस को एक्सप्लोर किया। फिर बेस्ट अल्टरनेटिव को सेलेक्ट किया, बेस्ट अल्टरनेटिव सेलेक्ट किया आपने। और एक बार जब बेस्ट अल्टरनेटिव आपके पास सेलेक्ट हो गया तो उसके बाद आपने ये पता लगाया कि भैया अब इसके लिए फाइनेंशियल प्लान या पॉलिसी क्या होगी हमारी, फाइनेंशियल प्लान या पॉलिसी क्या होगी हमारी। ठीक है, यही बातें बोली हुई है। इन इन शॉर्ट, मेरे पास कितना पैसा है, अगर मैं घर में कोई पार्टी रख रहा हूँ, मतलब मेरे घर में कोई पार्टी रख रहा हूँ मैं, तो मेरे पास कितना पैसा है। सबसे पहली बात तो कितने पैसों की ज़रूरत है, सबसे पहले मैंने एस्टिमेट किया कितने लोग आने वाले हैं। उसके बाद मैंने ये कहा कि अच्छा ठीक है, मेन्यू का क्या क्या ऑप्शन रख सकता हूँ मैं, उसमें तो जो बेस्ट मेन्यू है मैंने वो चुना। और उसको फिर अब बनाया कैसे जाए, तो उसको मैंने क्या किया, पॉलिसी के तौर पर बनाया। ठीक है, यही है। एक लेमैन की लैंग्वेज के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो इन लेमैन्स लैंग्वेज वी कैन से दैट द फाइनेंशियल प्लानिंग मींस डिसाइडिंग इन एडवांस हाउ मच टू स्पेंड ऑन व्हाट टू स्पेंड एंड अकॉर्डिंग टू द फंड्स एट योर डिस्पोजल। यानी कि अगर लेमैन की लैंग्वेज में बात करें तो फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब क्या है कि भैया एडवांस में ही पता लगा लो कितना खर्च करना है, कहां पर खर्च करना है और किस हिसाब से खर्च करना है। ठीक है, तो फाइनेंशियल प्लानिंग के अंदर ये सारे काम आते हैं। क्या क्या, सबसे पहली बात आपके फाइनेंस का ऑब्जेक्टिव क्या है, सबसे पहली बात फाइनेंस का ऑब्जेक्टिव क्या है। फिर फाइनेंशियल पॉलिसी और रूल्स क्या है कंपनी के, पहला फाइनेंशियल का ऑब्जेक्टिव क्या है, दूसरा फाइनेंशियल पॉलिसी और रूल्स क्या है। फिर उसके बाद कितने फाइनेंस की नीड होगी, फोरकास्टिंग यानी कि भविष्यवाणी करना कि कितने फाइनेंस की जरूरत होगी। ठीक है, फिर उसके बाद अलग अलग सोर्स पता लगाना जहां से उस फाइनेंस को आप अरेंज कर सकते हो। उसके बाद उन अलग अलग अरेंजमेंट में से बेस्ट को अरेंज करना, बेस्ट को चुनना। और उसके बाद ये जो फाइनेंशियल पॉलिसीज और रूल्स बनाए थे इनको यहाँ पर इंप्लीमेंट करना। ये सारा काम किसके अंदर आ जाएगा, आपका फाइनेंशियल प्लानिंग में। सिर्फ इतना याद कर लो, इसी से तुम्हारा आंसर बन जाएगा। ठीक है, ऊपर का तो खैर छोड़ छोड़ भी दोगे ना तो भी इतना याद कर लोगे, काम बन जाएगा, इसी को बना करके लिख दोगे। ठीक, तो फाइनेंशियल प्लानिंग इंक्लूड्स बोथ शॉर्ट टर्म एंड एज वेल एज लॉन्ग टर्म प्लानिंग। यानी इसके अंदर शॉर्ट टर्म प्लानिंग भी होती है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग भी होती है। अब शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म ये दोनों जो है ना ये अलग अलग सब्जेक्ट में अलग अलग रिलेट करते हैं। क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स में अगर मैं इको की बात करता हूँ तो इकोनॉमिक्स के अंदर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म डिपेंड करता है
वेरिएबल एंड फिक्स्ड फैक्टर पे, फिक्स्ड एंड वेरिएबल फैक्टर पे, ठीक है, इको के अंदर। लेकिन हमारे पास शॉर्ट टर्म वगैरह जो लॉन्ग टर्म है वो डिपेंड करता है ईयर वाइज। क्लियर? आप लोगों को याद होगा, मैंने इसीलिए जस्ट एक रिमाइंडर बोल दिया यहाँ पर। शॉर्ट टर्म प्लानिंग इज यूजुअली फॉर एनुअल बजट, फॉर्म ऑफ एनुअल बजट, और लॉन्ग टर्म प्लानिंग जो होती है वो तो कैपिटल बजट होती है। तो यानी कि शॉर्ट टर्म प्लानिंग ईयरली हो गई तो एनुअल बजट, और लॉन्ग टर्म प्लानिंग जो होती है वो कैपिटल बजटिंग होती है, लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं। चलो ठीक है, ये तो पता चल गया। तो इसका कुछ फायदा है, कोई इंपॉर्टेंस है इसकी? ये इतना काम ऐसे ही करवा रहे हो तो इंपॉर्टेंस तो है फाइनेंशियल प्लानिंग की। पहला, ये इंश्योर करता है कि आपके पास राइट टाइम पे एडुकेट फंड्स हो, यानी जितना चाहिए उतना पैसा अवेलेबल हो, ये इंश्योर करता है इस चीज को। सेकंड, ये देख सकता है क्या, टू सी दैट फर्म डज नॉट रेज फंड्स अननेसेसरली, ऐसा ना हो कि फर्म बिना मतलब में पैसे इकट्ठे करके रख, अरे पैसे आ रहे हैं ना, आने दो ना, बस रखते चलो ना, नहीं, अननेसेसरली तो फंड रेज नहीं किए जा रहे। ये थर्ड, इट प्रोवाइड पॉलिसी एंड प्रोसीजर्स फॉर द साउंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फाइनेंस फंक्शन, यानी फाइनेंस फंक्शन ढंग से चले इसके लिए पॉलिसी बनाता है, प्रोसीजर्स बनाता है। ठीक। फोर्थ, इट रिजल्ट्स इन प्रिपरेशन ऑफ प्लान्स फॉर फ्यूचर, सीधी बात है, अगर आप ये, आपको एडवांस वही बताना है कि आपका कितना एस्टिमेशन होता है, आपका एडवांस वही बता रहा है, तो आप फ्यूचर का प्लान के बारे में बताओगे। द न्यू प्रोजेक्ट्स कैन बी अंडरटेकन स्मूथली, क्योंकि आप पहले से ही बता रहे हो कि इतना पैसा लग सकता है इसके अंदर। फिफ्थ, इट अटेम्प्ट्स टू अचीव अ बैलेंस बिटवीन इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ फंड, क्योंकि आपको पता है कितना पैसा आ रहा है, कितना पैसा जा रहा है, कितने पैसे की जरूरत पड़ेगी। एजुकेट लिक्विडिटी इज इंश्योर्ड थ्रू आउट द ईयर, तो आपके पास पैसों की दिक्कत नहीं आती है। और सिक्स्थ, इट सर्व्स एज द बेसिस ऑफ फाइनेंशियल कंट्रोल, क्योंकि आप फाइनेंस के ऊपर अपना कंट्रोल रख सकते हो। द मैनेजमेंट अटेम्प्ट्स टू इंश्योर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड इन ट्यून विद द फाइनेंशियल प्लान, यानी जो भी आपका फाइनेंशियल प्लान है उसी के हिसाब से फंड का यूटिलाइजेशन हो, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। तो आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट की डेफिनेशन पढ़नी है, फाइनेंशियल प्लानिंग की डेफिनेशन पढ़नी है, और साथ साथ उसकी इंपॉर्टेंस पढ़नी है। ठीक है, ये तीन आज के इंपॉर्टेंट में तो मेनली यही आ गए बेसिकली, कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है, फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होती है, इंपॉर्टेंस होता है, कौन से तीन डिसीजन होते हैं, तो फाइनेंशियल डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन होता है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन होता है, और डिविडेंड डिसीजन होता है। फाइनेंशियल डिसीजन के अंदर फाइनेंशियल प्लानिंग होती है और कैपिटल स्ट्रक्चर होता है, जिसमें हम लोग फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में पढ़ लिया और उसकी इंपॉर्टेंस के बारे में पढ़ लिया फर्स्ट स्टेज के अंदर। अब सेकेंड स्टेज होगा हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर का, जो कि मैं करवाऊंगा आपको पार्ट 2 के अंदर। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कर दो, ये रेड कलर का बटन है, ग्रे कलर का कर दो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को। और साथ ही साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, दूसरे स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर करें। ठीक है, और बाकी आपको लगता है कि मेरे लिए आपके पास कोई एडवाइस है ना, कोई आपके पास सजेशन है, राइटिंग को छोड़ के, राइटिंग का मत बोलना, ठीक है, कोई सजेशन है, या फिर इवन आप कोई मेरे को कोई कंप्लेन है जिसको, जिसकी वजह से मैं अपनी वीडियो में सुधार ला सकता हूँ, तो मुझे बताओ, कमेंट बॉक्स है, कमेंट बॉक्स ओपन है, ताकि मैं अपनी वीडियोस को और ज़्यादा इंटरेक्टिव बना सकूँ। बाकी पार्ट 2 के साथ मैं जल्दी कम बैक करता हूँ। सो सी यू सून, बी सेफ, स्टे सेफ, एंड थैंक यू फॉर योर टाइम।